क्या तुम्हें पता है कि नदी से प्रदूषित समुद्री जीव कितने खतरनाक हो सकते हैं? एक रात समुद्र में मौजूद एक रहस्यमयी परजीवी जीव पैरासाइट अलग होकर इंसानी दुनिया में घुस आया। जब सभी लोग गहरी नींद में थे, यह परजीवी चुपचाप उनके कानों के जरिए दिमाग में घुसकर उनके शरीर पर कंट्रोल कर लेते थे। ऐसा ही एक पैरासाइट एक लड़के के घर में घुसता है और उसके कान के जरिए उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो लड़का सोते वक्त हेडफोन लगाए हुए सो रहे थे, इसीलिए पैरासाइट कान से अंदर नहीं जा पाता। मजबूरी में वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है और नाक के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करता है। तेज दर्द और खुजली की वजह से लड़का अचानक जाग जाता है और उस पैरासाइट को दीवार पर फेंक देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पैरासाइट फिर से उस पर हमला कर देता है। घबराकर लड़का अपने हेडफोन के वायर से अपने हाथ को कसकर बांध देता है ताकि पैरासाइट आगे न बढ़ सके। इस दौरान उसकी माँ भी जाग जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक सपना था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके बेटे के शरीर में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अब उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो ऐसे चीजें भी कर सकता है जो एक इंसान के लिए नामुमकिन है, बिना देखे भी किसी चीज को सटीक पढ़ लेना। अब सब कुछ धीरे धीरे और भी अजीब होता जा रहा था। लड़की को लगा कि उसे कोई अजीब बीमारी हो गई है, लेकिन तभी उसके हाथ पर अचानक एक आंख उग जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये कोई खतरनाक चीज है, इसीलिए वो उसे काट कर देखने की कोशिश करता है। तभी वो पैरासाइट एक हाथ के आकार का अजीब जीव यानी कि सांप जैसा बन जाता है और वो बोलना भी शुरू कर देता है। उसकी हरकतें इंसानों जैसी होने लगती हैं। वो धीरे धीरे इंसानों की भाषा सीखने लगता है, जैसे कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो। ये सब देखकर लड़का लगभग बेहोश जैसा हो जाता है। उसके बाद पैरासाइट पूरी तरह उसके हाथ पर कब्जा कर चुका होता है। सिर्फ एक दिन के अंदर वो किताबों और कंप्यूटर के जरिए इंसानों की भाषा और दुनिया के नियम समझ लेता है। वो इस बात से परेशान होता है कि वो अब इंसानी दिमाग नहीं खा सकता, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक फायदा ये होता है कि अब वो सांप देख सकता है और वो खुद को एक नाम देता है, मिकी। अब वो मिकी लड़के के साथ मिलकर इंसानी दुनिया को समझने लगता है। दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में रहते हैं और हर जगह एक दूसरे के साथ रहते हैं। धीरे धीरे लड़का मिकी की मौजूदगी का आदी हो जाता है और दोनों एक साथ जीने के इस अजीब रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दुनिया के हर कोने में ये पैरासाइट इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। उस दिन स्कूल जाते वक्त मिकी को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। वो सिनिची को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और बताता है कि वहाँ उसके जैसे और भी मौजूद हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। किचन के अंदर हर तरफ खून फैला होता है। एक इंसान के रूप में छिपा पैरासाइट एक लाश को खा रहा होता है। जब वो सिनिची को देखता है तो पहले उसे पास आने का इशारा करता है, लेकिन मिकी को देखते ही उसका इरादा बदल जाता है। वो चाहता है कि मिकी सिनिची का शरीर छोड़ दे ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। लेकिन उसी वक्त सही समय पर मिकी उस पैरासाइट का सिर काट देता है। सिनिची को भी ये महसूस होता है कि मिकी ने उसे बचाने के लिए सही फैसला लिया। इस खौफनाक घटना के बाद पुलिस को भी शक होने लगता है कि कोई अनजान और खतरनाक जीव इंसानों के बीच मौजूद है। उसी दौरान एक और पैरासाइट स्कूल के एक टीचर के शरीर पर कब्जा कर लेता है। वो और उसका साथी इंसानों की तरह दिखते हुए बाकी बचे इंसानी शरीर को खा रहे होते हैं। खाना खत्म करने के बाद वो फिर से पूरी तरह इंसानों जैसे दिखने लगते हैं और बिना किसी भावना के ऐसे ही वहाँ से चले जाते हैं। ये जगह पैरासाइटों के लिए एक कैंटीन है और इंसानों के लिए जीता जागता नर्क। समुद्र के प्रदूषण के बाद ये पैरासाइट समुद्र पार करके कीड़ों के रूप में इंसानी दुनिया में घुस आए और अब चुपचाप पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। रोयो को तामिया भी उन्हीं पैरासाइटों में से एक है, लेकिन दूसरों से अलग। वो इंसानों को समझने के लिए खुद को प्रेग्नेंट कर लेती हैं। वो अपने अंदर के शिकार करने वाले स्वभाव को भी कंट्रोल कर लेती हैं और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए इंसानों का मांस खाना तक छोड़ देती हैं। उसका मानना है कि अगर इंसानों के साथ जीने का कोई रास्ता निकले तो वो कुछ भी करने को तैयार है। हाल ही में उसे एक बहुत ही दिलचस्प इंसान मिलता है। वो उसका अपना ही स्टूडेंट सिनिची होता है, जो बाकी लोगों की तरह पूरी तरह पैरासाइट के कब्जे में नहीं है, बल्कि उसने अपनी दाहिने हाथ में पैरासाइट को रहने दिया है और दोनों एक अजीब सहजीवी सिम्बायोटिक रिश्ता बना चुके हैं। ये बात राइको को बहुत ही दिलचस्प लगती है। वो सिनिची की मुलाकात अपने दो और पैरासाइट साथियों से कराती है, लेकिन सिनिची का दिमाग अभी भी पूरी तरह इंसानी है।
इसलिए वो इन खतरनाक पैरासाइटों के साथ एक ही जगह रहना नहीं चाहता। ये बात उनमें से एक हिंसक पैरासाइट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बाहर से एक पुलिस वाले जैसा दिखता है और वही राइको के बच्चे का पिता भी है, लेकिन सच में उसके अंदर कोई इंसानी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही एक पैरासाइट है। शिनिची को खत्म करने के लिए वो चुपचाप उसके घर लौटने का इंतजार करता है, लेकिन मिकी को पहले ही खतरे का एहसास हो जाता है और वो शिनिची को भीड़ भाड़ वाली जगह में छिपने के लिए कहता है, क्योंकि पैरासाइट एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अब शिनिची के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचता, उसे इस खतरे का सामना सीधे करना ही होगा। जैसे ही मिकी ने सामने वाले पैरासाइट का असली रूप देखा, उसने तुरंत दो तरफा हमला शुरू कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। तभी मौका देखकर शिनिची अपने पास रखी लोहे की रॉड से उस पैरासाइट पर वार करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है, ये कंफर्म करने के बाद कि अब वो जवाबी हमला नहीं कर सकता। शिनिची जल्दी से वहाँ से भागकर अपने घर लौट आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो पैरासाइट अभी भी जिंदा है। तभी एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। वो शौक में पड़ जाता है और तभी मिकी उसे फिर से चेतावनी देता है, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, कोई पैरासाइट पास आ रहा है। घबराकर शिनिची किचन की तरफ दौड़ता है चाकू उठाने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाले के पास घर की चाबी है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, वो सन्न रह जाता है, क्योंकि वो माँ थी। मिकी बार बार उसे समझाता है कि सामने खड़ी औरत अब उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन शिनिची ये मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक वो औरत उसे सीधा छाती में घोंप देती है। शिनिची दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो पैरासाइट ठंडे लहजे में कहता है, मैंने तुम्हारा दिल खराब कर दिया है, अब तुम कुछ ही मिनटों में मर जाओगे। इसे ऐसे समझो जैसे तुम उस इंसान की जिंदगी जी रहे हो जिसका दिमाग पैरासाइट ने पूरी तरह नहीं छीना। वो खतरनाक पैरासाइट शिनिची की माँ का सिर लेकर शांति से वहाँ से चला जाता है। शिनिची को बचाने के लिए मिकी मजबूरी में अपने शरीर को उसके अंदर फैलाता है और उसके फटे हुए दिल को अपने सेल से जोड़ने की कोशिश करता है। काफी समय बाद शिनिची होश में आता है। वो लड़खड़ाते हुए आईने के सामने आता है और अपनी छाती पर बना गहरा निशान देखता है। मिकी ने किसी तरह उसका दिल तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके मन पर पड़ा घाव अभी भी वैसा ही ताजा है। उसके लिए ये सब किसी डरावने सपने जैसा है। वो टूट जाता है और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। खुद को संभालने के बाद तो वो सीधे रोया को तामिया के पास जाता है। रोया को ठंडे अंदाज में कहती है, ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। वो ये भी बताती है कि अब मिकी और शिनिची पहले से ज्यादा एक दूसरे में मिल चुके हैं और यही बात उसे और भी ज्यादा दिलचस्प लगती है। लेकिन वो उस खतरनाक पैरासाइट जिसने शिनिची की माँ को मारा, उसे वो ढूंढ नहीं पाती, इसीलिए शिनिची खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो सबवे स्टेशन से बाहर आता है, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। मिकी उसे चेतावनी देता है, यहाँ हमारे जैसे कोई और मौजूद है। भीड़ के बीच एक नहीं बल्कि कई पैरासाइट छिपे हुए हैं। उनमें से एक तो एक नेता पॉलिटिशियन के रूप में लोगों के बीच घूम रहा है। अब ये साफ हो जाता है कि पैरासाइटों का फैलाव उम्मीद से कहीं ज्यादा हो चुका है। वो धीरे धीरे इंसानी समाज के हर हिस्से में घुस चुके हैं। दूसरी तरफ स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जो दिखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन असल में एक खतरनाक पैरासाइट होता है। एक लड़की उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे मॉडल बनने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है। उस लड़के के बाल असामान्य तरीके से हिल रहे होते हैं। लड़की घबरा कर पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी वो पैरासाइट ठंडे अंदाज में आसपास खड़े लोगों को गिनना शुरू करता है और कहता है, यहाँ मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, और इसके साथ ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, उसे वो पैरासाइट वापस खींच लेता है और तभी उसका सिर अचानक दो हिस्सों में फट जाता है। उसका असली खौफनाक रूप सबके सामने आ जाता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, अगर तुरंत मर जाओगे तो दर्द कम होगा, जितना ज्यादा हिलोगे उतना ज्यादा दर्द होगा, इसीलिए शांत खड़े रहो। ये सुनकर सब डर से जम जाते हैं। तभी एक लड़की हिम्मत करके उस पर केमिकल एसिड फेंक देती हैं। वो पैरासाइट खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बूंदे उस पर गिर ही जाती हैं, जिससे वो दर्द से सिकुड़ने लगता है। इसके बाद वो पागलों की तरह हमला करना शुरू कर देता है। एक लड़की अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर बेरहमी से काट दिया जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग चीख उठते हैं। हर तरफ डर और मौत का माहौल फैल जाता है। शिनिची इस खतरे को महसूस करते हुए उस दिशा में दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो तीसरी
मंजिल पर पहुंचता है, सामने का मंजर देखकर वो सन्न रह जाता है। पूरा कॉरिडोर तबाह हो चुका होता है, हर तरफ टूटे हुए सामान और लाशें पड़ी होती हैं। अपने डर को काबू में रखते हुए वो आगे बढ़ता है और लाशों के बीच से गुजरते हुए 8 रूम तक पहुंचता है। इसी बीच एक लड़की अभी भी जिंदा होती है। वो डर के मारे अलमारी के अंदर छिपी होती है। जैसे जैसे वो पैरासाइट पास आता है, उसकी धड़कन तेज होती जाती है और जैसे ही वो अलमारी खोलने वाला होता है, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उस खतरनाक पैरासाइट का मुकाबला नहीं कर पाती और वो उसे जमीन पर पटक देता है। तभी सही वक्त पर सिनिची वहाँ पहुँच जाता है। हालात बेकाबू देखकर वो कुछ देर के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉरिडोर में रायको तामिया भी आ जाती हैं। वो ठंडे अंदाज में कहती हैं, मुझे ऐसे दोस्त पसंद नहीं जो बेवजह हंगामा करें। ये कहकर वो एक खुद से बना हुआ मोलोटोव फेंक देती हैं और तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। सिनिची भी बिना समय गवाए रिएक्ट करता है और वो घायल लड़की को उठाता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। मिकी की ताकत की वजह से दोनों सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। लड़की को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के बाद सिनिची वापस उसी बिल्डिंग की तरफ भागता है। उसे पता होता है कि इतनी आसानी से वो पैरासाइट मरने वाला नहीं है। वो सामने वाले छत पर चढ़कर उसे ढूंढने लगता है और कुछ ही पलों में वो पैरासाइट फिर से सामने आ जाता है। इस बार सिनिची पूरी तरह तैयार होता है। वो मिकी को एक तेज हथियार वाले तीर जैसे रूप में बदल देता है और पूरी ताकत से उस पर वार करता है। ये वार सीधा और सटीक लगता है और आखिरकार उस पैरासाइट का अंत हो जाता है। उसका सिर, जो एक भयानक रूप में बदल चुका था, धीरे धीरे सूखकर खत्म होने लगता है। इस घटना के बाद रायको तामिया सिनिची को उस पैरासाइट का ठिकाना बता देती है। जैसे ही सिनिची उसे ढूंढने पहुंचता है, वो पैरासाइट अब भी उसकी माँ का रूप लिए हुए होता है। मिकी उसे चेतावनी देता है, बोलना मत, ये तुम्हारी माँ नहीं है। सिनिची खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे पता है। मानो उसके इरादे समझते हुए वो पैरासाइट उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, क्योंकि वो शरीर उसकी माँ का ही है। मिकी बार बार कहता है, सिर्फ इसका सिर काट दो तभी ये खत्म होगा, लेकिन पैरासाइट उसे उकसाते हुए कहता है, सिनिची तुमने गलत किया है, अब इसे वापस ले लो। सिनिची उलझन में पड़ जाता है, क्या बकवास कर रहे हो। उसी वक्त मिकी अचानक कमजोर पड़ने लगता है। वो कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, अभी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतने क्रिटिकल पल में मिकी की ये हालत सिनिची को और भी असहाय बना देती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। आखिरकार मजबूरी में वो मिकी को एक तेज हथियार तलवार जैसे रूप में बदल देता है। अब तक मिकी के सेल सिनिची के शरीर में मिल चुके होते हैं, जिससे उसकी ताकत और स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। अपनी माँ के कातिल के खिलाफ नफरत के साथ सिनिची और भी तेज और खतरनाक होता जाता है और उसके अंदर एक ठंडी खामोश क्रूरता भी उभरने लगती है। जब उस पैरासाइट को लगा कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो वो भावनाओं का खेल खेलने लगता है। रुको सिनिची, क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर सिनिची के कदम अपने आप रुक जाते हैं। वो पल भर के लिए कमजोर पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो पैरासाइट हवा में उछलकर उस पर हमला करता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सिनिची को कोई दर्द महसूस नहीं होता। वो हैरान होकर देखता है कि उसकी माँ के शरीर में बची हुई आखिरी इंसानी फीलिंग उस वार को खुद झेल लेती है। पैरासाइट भी इस बात से चौंक जाता है और उसी पर सिनिची मौका देकर उसे खत्म कर देता है। सूरज की रोशनी में खड़े होकर वो अपनी माँ के शरीर को देखता है और उसका दिल दर्द से भर जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर की मासूमियत कहीं खो चुकी है। अब उसे अपनी जिम्मेदारी समझ आ चुकी है। चाहे सामने कोई भी हो, उसे इन पैरासाइटों को ढूंढकर एक एक करके खत्म करना होगा। ये अब उसका काम है। तो दोस्तों, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।